जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस समय इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग एक इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक लिए हैं जो है आपका इंडियन सॉइल। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन सॉइल की कि इंडियन सॉइल को क्लासिफिकेशन किसने किया, बेस क्या लिया और जो इंडियन सॉइल्स हैं उसकी क्या महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं। कि यहाँ से इस बार जो मेरा पेपर एनालिसिस का जो है अनुमान है वो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपका मान के चलिए कि इंडियन सॉइल से आना क्या है लगभग तय है। और वो भी आपसे जो है वो कई तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी विशेषताएं पूछी जा सकती है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताने को दिया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किसने किया या ऑर्डरिंग दी जा सकती है कि इंडिया में चार जो है सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है, इसलिए हमने ये टॉपिक को चुना। और ये टॉपिक क्या है कि काफी जो है मॉडरेट टॉपिक है, ना तो बहुत ही हार्ड है ना तो बहुत ही इजी है। इसलिए आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बाद में जो PIQ आए हुए हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन इंडियन सॉइल से हैं उसको आप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं इंडियन सॉइल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि सॉइल क्या होता है। तो जैसे कि हम मेंशन किया गया है कि सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैविंग वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। यानी जो आपका जो कॉन्टिनेंट है यानी जो आपके महाद्वीप है, महाद्वीप का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, ये पतली सी जो लेयर होती है यानी महाद्वीप का सबसे टॉप मोस्टली सबसे ऊपरी जो लेयर होती है किसी भी महाद्वीप में, तो वो उसी को क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है किसी भी कॉन्टिनेंट की। और ये इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है जो ये जिस जो है रॉक से ये महाद्वीप बना हुआ है, इसी रॉक्स में क्या होता है जो वेदरिंग होती है, टूटने या फूटने की क्रिया होती है और बाद में यही जमकर क्या बनता है, रॉक्स का निर्माण करता है। ठीक है, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर द प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर। यानी जो भी भारत में मृदा का निर्माण हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है। एक तो फिजिकल फैक्टर्स हैं यानी जो भौतिक कारक हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, टेम्परेचर हो गया यानी ताप हो गया। और उसी प्रकार से क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन भी लगातार क्या करता रहता है, महाद्वीप में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मृदा का फॉर्मेशन होता है। अब खेतों में जुताई करते हैं, ठीक है, और खेतों में डिफरेंट टाइप्स के रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं ताकि जो मृदा की गुणवत्ता है वो बनी रहे, जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं आप जो है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे क्या होता है कि मृदा का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा आपका जो है एक लेमन लैंग्वेज में कि सॉइल क्या होती है। दूसरा है कि फैक्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, मृदा को, मृदा के उत्पत्ति में क्या करते हैं, मृदा की बनावट में क्या करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण मृदा का निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एक पेरेंटल यानी पेरेंट मटेरियल होना चाहिए, यानी कोई मूल जो है पदार्थ होना चाहिए। और आपका मूल पदार्थ क्या होता है, रॉक्स यानी चट्टान। कोई भी चट्टान है, इसी के टूटने फूटने की क्रिया के कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो पहला क्या हो गया आपका, चट्टान हो गया। दूसरा क्या होनी चाहिए, रिलीफ होनी चाहिए, यानी कोई ना कोई टोपोग्राफी होगी। अब चाहे वो टोपोग्राफी में पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, मैदान हो सकता है, यानी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, टोपोग्राफी होनी चाहिए। तीसरा क्या है आपका, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट मतलब जलवायु। और जलवायु के अंदर कई फैक्टर आते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ रेनफॉल कितनी होती है, कि टेम्परेचर जितना अधिक या कम होगा उससे उसका भी प्रभाव मृदा पे पड़ता है। और रेनफॉल जितना कम या ज्यादा होगा, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो है सॉइल पाई जाएगी, उसका निर्माण अलग तरीके से होगा। अगर कहीं पर वर्षा कम हो रहा है तो जो उसका फॉर्मेशन होगा सॉइल का वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, क्लाइमेट भी क्या है, एक फैक्टर है मृदा को निर्माण में, मृदा को प्रभावित करने में। अगला क्या है, नेचुरल वेजिटेशन या बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां जब गिरने के बाद जब उनका डिकम्पोज होता है यानी अपघटन होता है तो वो भी मृदा के निर्माण में भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ जो
इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स के कारण जो है चट्टानें टूटती फूटती हैं, तो वो भी मृदा के जो है केस में निर्माण में भाग लेती हैं। और बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जमीन खोद के रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, जैसे मान लीजिए केचुआ का एग्जाम्पल लीजिए, तो केचुआ आप देख सकते हैं कि कितना जो है ज्यादा किसान का मित्र जिसे कहा जाता है, मृदा फॉर्मेशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है। बहुत सारे जीव होते हैं जो है जमीन पे जो है होल बना के रहते हैं, तो वो लोग भी क्या है कि एज अ मृदा फॉर्मेशन में क्या करते हैं, सहायक कार्य करते हैं। और टाइम समय तो आपका लगता ही है कि मृदा के निर्माण में बहुत पतली मृदा के परत में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए जब किसी स्थान पे मूल मृदा होती है वो नष्ट हो जाती है, तो उसे बनने में क्या लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो आपका सॉइल है, मृदा है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो इतने फैक्टर्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आगे है कि सॉइल टाइप्स इन इंडिया, यानी भारत में मृदा के प्रकार कितने, कम से कम 5 से 7 बार आज तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मृदा के प्रकार कितने हैं। तो बात किया जाए यहाँ पे, तो इन द इंडिया द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च यानी ICAR हैज क्लासिफाइड सॉइल्स इनटू 8 कैटेगरी, यानी जो आपका ICAR है, ठीक है, इन्होंने भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा गया है। इसी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जो इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा। तो अब चलिए देखते हैं कि उन 8 भागों का नाम क्या क्या है। पहला है आपका एलुवियल सॉइल, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे जलोढ़ मृदा। दूसरा है ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, सॉरी। तो जो आपका ब्लैक सॉइल है यानी काली मृदा है। तीसरा कौन सा है, रेड सॉइल है यानी लाल मृदा। लेटराइट सॉइल है यानी लेटराइट मृदा। और माउंटेनियन सॉइल है या फॉरेस्ट सॉइल जिसको बोलते हैं, यानी पर्वतीय मिट्टी। और इसके आगे है एरिड या डिजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा। सैलाइन एंड अल्काइन सॉइल, जो आपकी लवणीय होती है वो मृदा। और लास्ट में है पीट या मार्सी यानी दलदली मृदा, ठीक है, इसको इतने नामों से जानते हैं। तो ये 8 प्रकार के मृदा जो है, इसको इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च ने डिवाइड किया है। आपको क्या करना है, 8 के नाम याद रखने हैं और उनकी ऑर्डरिंग। यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है, ये ऑर्डर नहीं है, बस ये आपको नाम याद रखना है। ऑर्डर आपको आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। तो आइए देखते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या होता है। एलुवियल सॉइल्स आर फॉर्म मेनली ड्यू टू जो है सिल्ट डिपॉजिट बाय इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एलुवियल सॉइल का भारत में निर्माण हुआ है, वो बेसिकली नदियों के द्वारा जो लाया गया जो है अवसाद है, उसी के डिपोजिशन यानी उसी के निक्षेपण के कारण, जैसे मानिए रिवर आ रही है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद ला रही है, और उसी के डिपोजिशन के कारण क्या होता है, एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है इंडो गंगेटिक या ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां, जो गंगा रिवर है और जो है ब्रह्मपुत्र, इसके द्वारा लाई गई जो है अवसादों के जमाव के कारण किसका निर्माण होता है, एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। आगे दिया गया है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि रॉक्स ऑफ द हिमालय फॉर्म ऑफ पेरेंट मटेरियल, दस द पेरेंट मटेरियल ऑफ दिस सॉइल इज द ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, यानी ये बता रहा है कि जो हिमालय पर्वत है उसका भी जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमा करने से ही हुआ है, ठीक है। दे आर लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कवरिंग अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट 46% ऑफ द टोटल एरिया, यानी भारत के कुल जो क्षेत्रफल है मृदा का, उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा एरिया पे लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी टोटल एरिया का 46% एरिया पे क्या पाई जाती है, भारत में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे सॉइल है हमारे इंडिया में, एरिया की बात किया जाए तो आपका क्या है, आपका है एलुवियल सॉइल। They support more than 40% of India's population by providing the most productive agricultural lands, यानी भारत में देखा जाए तो लगभग 40% जनसंख्या जो है उसको जो उपजाऊ भूमि प्रदान करती है वो कौन करती है, यही आपकी एलुवियल सॉइल है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ जाएंगे कि कितना इसका इंपॉर्टेंस है। अब बात करेंगे कि जो आपकी एलुवियल सॉइल है तो इसकी प्रॉपर्टी यानी इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी इसकी जो केमिकल विशेषताएं हैं वो क्या है।
तो पहला विशेषता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज जनरली लो, यानी जो आपका ये मृदा है एलुवियल सॉइल है, तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन की भारी कमी पाई जाती है। दूसरा क्या है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द पोटास, फास्फोरस, एसिड एंड अल्काई अल्कलाइज आर एडिक्वेट, यानी इसमें जो फास्फोरस या पोटास या एसिड है, ये जो मटेरियल है, ठीक है, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड लाइम वेरी विद द वाइड रेंज, यानी ये कह रहा है कि कहीं कहीं पर इसमें आयरन ऑक्साइड ही पाया जाता है और लाइम भी पाया जाता है, लेकिन ये कहीं पर ज्यादा पाया जाता है तो कहीं पर कम पाया जाता है। वैसे इसमें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि नाइट्रोजन की कमी होती है और पोटास, फास्फोरस और एसिड और आपका जो है अल्काइल्स मेटल्स है, इसकी क्या पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है, ठीक है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो द occurs all along the Indo-Gangetic Brahmaputra plains except in few places where the top layer is covered by desert sand, यानी जहाँ पर आपका सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उन मैदानी क्षेत्रों में पहली बात ये क्या पाया जाता है, आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है। दूसरा रीजन कौन सा है, दे आल्सो occurs in delta of the महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो साउथ में रिवर्स हैं आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके डेल्टाज में भी क्या है, इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उसके अतिरिक्त व्हेयर दे आर कार्ड डेल्टिक एलुविलियम, यानी जो कोस्टल प्लेन है, जैसे आप देखेंगे कि ये साउथ इंडिया जो आपका है, इसके जो कोस्टल प्लेन है, ठीक है, खासकर ये जो ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर जो नदियाँ अपना जो है जल डिस्चार्ज करती है, वाटर डिस्चार्ज करती हैं, चाहे वो बात की जाए महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, तो इनके कोस्टल प्लेन में आपके एलुवियल सॉइल पाया जाता है। सम एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द नर्मदा तापी वैली एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ द गुजरात, कुछ ऐसे क्षेत्र है जैसे जो नर्मदा तापी घाटी है, उसमें भी बहुत थोड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। साथ ही साथ बात किया जाए तो जो गुजरात का उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भी क्या पाया जाता है, आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में आपको डिटेल नॉलेज हो गया कि इसमें किस तत्व की ज्यादा अधिकता पाई जाती है, किस तत्व की कमी होती है, और साथ ही साथ जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, और इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया यानी 46% को कवर करता है आपका जो है एलुवियल सॉइल। अब दूसरा क्या इंपॉर्टेंट सॉइल, ब्लैक सॉइल। बाकी इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है, तो ये सब आप थोड़ा सा बुक से देख लेंगे कि जो है जनरली कि किस प्रकार की खेती किस मृदा में की जाती है। दूसरा आपका क्या है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात किया जाए तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो फार्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ दीज बेसाल्टिक रॉक्स व्हिच इमर्ज ड्यूरिंग फिशर इरप्शन ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जो काली मृदा है, इसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, किस सन में, क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, जो हमारा दक्कन यानी महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये वाला जो रीजन है, दक्कन ट्रेप है जहाँ पर हमारा, तो दक्कन एरिया में हमारे यहाँ ज्वालामुखी उद्गार बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, किस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में। और जब ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो इससे निकलने वाला जो लावा है यहीं पर जम गया, और जहां तक फैला वहां पर किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो गया, उस वहां पर आपके काली मृदा का निर्माण हो गया। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया यही बताई गई है, ठीक है। द पैरेंट मटेरियल ऑफ द मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल आर द वॉल्केनिक रॉक्स दैट वर फार्म इन द डेक्कन प्लेटू, यही जो आपको बात बताई गई है, यानी जो महाराष्ट्र का रीजन था वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो वहां पर काली मृदा पाई जाती है, उसके आसपास के क्षेत्र में। और जो आपका झारखंड के आसपास जो ये पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी, यहाँ पर भी क्या हुआ है, दरारी यानी फिशर इरप्शन हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, आपका जो है काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और आगे अगर हम देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, दीज आर द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, इट इज देयर फॉर सॉइल ग्रुप टिपिकल टू ड्राई एंड जो है रीजन। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे देखिए कि एक्सटेंट एरिया कितना है, 15%। आप वहां पर देखे थे जो एलुवियल सॉइल था, उसका जो एक्सटेंशन एरिया था वो लगभग कितना था, 46% था, ठीक है। ब्लैक कलर इज ऑर्डेंड बाय द टिटेनिफेरस मैग्नेटिक, यानी इसमें कंपाउंड पाया जाता है, एक यौगिक या तत्व कह सकते हैं पाया जाता है, जिसका नाम है टिटेनिफेरस, जिसके कारण ही जो ब्लैक सॉइल है इसका रंग क्या होता है, ब्लैक होता है। ये भी आपको क्या है बात याद रखनी है कि जो ब्लैक सॉइल होता है इसमें टिटेनिफेरस नामक कंपाउंड पाया जाता है, यौगिक पाया जाता है। यौगिक क्या है, जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके कारण ब्लैक सॉइल का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। आगे देखेंगे तो रिच इन आयरन एंड लाइम बट डिफिशिएंट इन ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेंट।
जो आपकी ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, इसमें क्या है, आयरन एंड लाइम यानी जो आपका लोहा है और जो चूना है इसकी प्रधानता होती है, यानी ये बहुत ही बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो काली मृदा होती है, देखिए इसमें ह्यूमस यानी जो आपका ह्यूमस है, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, या नाइट्रोजन की बात किया जाए या फास्फोरस की बात की जाए, तो इसमें इसकी क्या पाई जाती है, काफी भारी कमी पाई जाती है। और इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ चूने की मात्रा भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है बहुत सारे वनडे के एग्जाम में और कम्पिटेटिव अदर एग्जाम में, कि इसमें जो है इसका ब्लैक सॉइल का जो है कलर ब्लैक क्यों होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मृदा जो है काफी उपजाऊ होती है तो ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता होगा, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इट इज फाउंड इन द डेक्कन लावा प्लेटू। तो दक्कन लावा पठार जो आपका है, ये जो है महाराष्ट्र वाला रीजन है। तो महाराष्ट्र के आसपास है, थोड़ा सा जो है नदर गुजरात है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भी रीजन थोड़ा सा आता है। तो उसके आसपास का जो रीजन है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा एरिया है वो महाराष्ट्र में है। स्प्रेड ओवर 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो है 16.6% ऑफ द टोटल एरिया। यानी इसमें आप ये याद रखिए कि पूरे जो एरिया है मृदा का, उसके लगभग 16.6% एरिया पे क्या पाई जाती है, आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अक्रॉस द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु, यानी इतने क्षेत्रों में आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो ये याद रखना है का परसेंटेज, इसका स्क्वायर किलोमीटर आप मत याद कीजिएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा कि ये कितने परसेंट पे पाई जाती है। तो अभी हमने देखा कि एलुवियल सॉइल 46% पे, जो कि पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे भी आगे हम देखेंगे जिसका रेड सॉइल का नंबर आता है, ये तीसरे नंबर पे आएगा आपका कौन सा, जो है आपका ब्लैक सॉइल, जो कि टोटल कितने एरिया पाया जाता है, लगभग 16.6% एरिया को इंडिया में कवर करता है। अब तीसरी जो प्रमुख मृदा है वो आपकी कौन सी है, रेड सॉइल यानी लाल मृदा। तो लाल मृदा के बारे में जानकारी लेते हैं। दिस सॉइल इज डेवलप्ड ऑन आर्कियन ग्रेनाइट ऑक्युपाइज द सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। जब इसका निर्माण हुआ है आर्कियन युग में हुआ है, ठीक है। और इसका निर्माण मुख्य रूप से दिखाया जा रहा है कि ग्रेनाइट जो चट्टान होती है उससे हुआ है। और ये भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह में पाई जाने वाली क्या है, मृदा है। पहले स्थान पे कौन सा है, आपका एलुवियल है, दूसरे स्थान पे रेड सॉइल है, और तीसरे स्थान पे ब्लैक सॉइल है। द प्रेजेंस ऑफ द फेरिक ऑक्साइड मेक्स द कलर ऑफ सॉइल रेड, यानी इसमें फेरिक ऑक्साइड नामक एक जो एलिमेंट्स पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका ब्लैक सॉइल में क्या पाया जाता था, टिटेनी फेरस पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग काला होता है। जो इसका मिट्टी का कलर ऊपर देखेंगे तो ऊपरी कलर तो जो है ऊपरी जो मृदा है, यानी अगर आप बात करें कि अगर इतने एरिया में क्या पाया जाता है, इतनी जो है अगर सतह से धरातल पे अगर इसकी गहराई इतना है और यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है, तो ऊपर वाली जो इसकी परत है वो तो लाल होगी, लेकिन जो नीचे वाली जो परत होती है वो कैसी होती है, वो एलोइस होती है, यानी पीली होती है। जब ये जल में डूबती है लाल मृदा, तो ऑटोमेटिक कैसे दिखने लगती है, पीली दिखने लगती है। इसका जो एक्सटेंट एरिया हो कितना है, लगभग 18.5% एरिया को कवर करता है। 46 हो गया आपका एलुवियल का, 16% हो गया आपका ब्लैक का, 18% हो गया आपका पूरे एरिया का रेड सॉइल का हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि ये आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, यानी आयरन के कंटेंट इसमें क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं किसमें, रेड सॉइल में, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो दे आर मेनली फाउंड इन द पेनिनसुलर फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ ऑफ द बुंदेलखंड, यानी तमिलनाडु रीजन में पाई जाती है, बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है, राजमहल के रीजन में कुछ पाई जाती है, एंड ईस्ट काठियावाड़, यानी जो ईस्ट एंड वेस्ट काठियावाड़ है, ठीक है। हाँ, ये जो है राजमहल से लेकर आपके काठियावाड़ रीजन तक, यानी राजमहल जो आपका झारखंड में है और काठियावाड़ जो आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप देखेंगे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। खासकर आपको नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को ध्यान में रखना है कि वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, क्योंकि अक्सर हम लोग उसी रीजन को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ये जो है ये आपका लेटराइट सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है लिख लीजिए आप, ये क्या है, लेटराइट सॉइल, LATERITE
LATERITE, ठीक है। तो ये कौन सी मृदा है? लेटराइट मृदा है। अब लेटराइट मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो लेटराइट मृदा का फॉर्मेशन वहाँ होता है जहाँ पर क्या होता है, पहली बार लेटराइट रॉक्स होती है। लेटराइट रॉक्स ऐसी रॉक्स होती है जिसमें आयरन कंटेंट और एल्युमिनियम कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। यानी कोई ऐसी चट्टानें हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी टेम्परेचर भी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी भी स्थान पर ये कंडीशन पाई जाती है तो वहाँ पर किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, जो है लेटराइट प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि अगर इसमें आयरन एंड एल्युमिनियम पाया जाता है तो जो आयरन एंड एल्युमिनियम कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी बाकी जितने भी कंटेंट है, मैग्नीशियम, इन सब की क्या होगी, इसमें कमी होगी, ठीक है। इसीलिए जो ये आपका जो लेटराइट मृदा है, ये जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं मानी जाती। फिर भी इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फसलें, जैसे कैश्यू हो गया, काजू हो गया, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी फसलें इसमें क्या होती है, उगाई जाती है। जो लेटराइट मृदा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपका लीचिंग प्रॉब्लम, ठीक है। लीचिंग प्रॉब्लम क्या होता है? लीचिंग क्या होता है? लीचिंग यानी जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो इस मृदा में पाए जाने वाला जो ये आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, ये जो आपका एल्युमिनियम है ये टूट जाता है, ठीक है। और ये टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और ये जल के साथ रिस कर मृदा के सबसे निचले भाग में चला आता है, और इसके ऊपर भाग में क्या बचता है, आपका आयरन बचता है, जिससे ये मिट्टी क्या हो जाती है, काफी कठोर हो जाती है, ठीक है। तो इस मृदा में आपको ध्यान में रखना है कि एल्युमिनियम और क्या पाया जाता है, ज्यादा आयरन पाया जाता है। लीचिंग इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लीचिंग को हिंदी में निच्छालन बोलते हैं। अब आपको तय कर लीजिए कि लीचिंग पढ़ना है कि निच्छालन याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लिया जाए तो रीजन ऑफ लेटराइट सॉइल्स कौन कौन से हैं। पहले बात है, ये कुछ वेस्टर्न घाट के कुछ रीजन में पाए जाते हैं, जैसे गोवा, महाराष्ट्र में पाया जाता है, कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है, और केरला के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ उड़ीसा एंड ईस्टर्न घाट में मृदा पाई जाती है। अमरकंटक प्लेटू रीजन जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पाई जाती है। पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पाई जाती है, ठीक है। सॉरी, पंचमहल है ये गुजरात में जो है, और जो संथाल परगना है कहाँ पर, झारखंड में, वहाँ पर, यानी इतने एरिया में आपकी जो है वो लाल मृदा, सॉरी, लेटराइट मृदा पाई जाती है। बस ये याद रखना है कि लेटराइट मृदा का फॉर्मेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, यानी वर्षा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, वहीं पर ये पाया जाएगा आपका लेटराइट सॉइल। तो यही सब यहाँ पे इसमें कई बार यही पूछा गया है कि लेटराइट में जो है प्रॉब्लम क्या है, साथ ही साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है, और किस कंटेंट की इसमें जो है अधिकता होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आपका, ये है फॉरेस्ट सॉइल यानी पर्वतीय मृदा, ठीक है। तो पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा होता है, रिलीफ थोड़ा सा जो है हाई होती है, यानी काफ़ी ऊंचाई पे पाई जाती है। और जो मृदा होता है, इस मृदा में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी जो और पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सबकी भारी कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो है माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि मृदा की बहुत पतली परत पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिरती है उसी के जो है सड़ने गलने से, यानी जो है डिसइंटीग्रेशन से इस मृदा का निर्माण होता है। तो पत्तियां बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, जब आप देखेंगे कि जो है जो पहाड़ी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मृदा का फॉर्मेशन बहुत कम होता है, क्योंकि जीव जंतु भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे नहीं जो है रहते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट रहती है वो उनके फेवरेबल नहीं रहती है, ठीक है। देखिए कि ये जनरली 900 मीटर ऊंचाई पे ही जो क्षेत्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे भारत में हिमालय रीजन हो गया, हिमालय रीजन की जो पहाड़ियाँ हैं, वेस्टर्न घाट है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, एवं जो कार्डमम्स हिल है, वहाँ पर ये मृदा क्या है, बड़े पैमाने पे पाई जाती है। अगली इंपॉर्टेंट सॉइल कौन से, डिजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा। This soil is deposited by the wind action and mainly found in the arid and semi-arid like Rajasthan, West of Aravalli, Northern Gujarat, Saurashtra, Kutch, western part of the Haryana and southern part of the Punjab। यानी जो मरुस्थलीय मृदा होती है, इसका निर्माण क्या होता है, जो हवा होती है वो जो छोटे छोटे कणों को उड़ाकर दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ से उड़ाकर यहाँ पे जमा करती है, तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है, आपके मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हो जाता है। और ये कैसे क्षेत्र होते हैं, कुछ शुष्क क्षेत्र होते हैं, ड्राई रीजन होते हैं, और कुछ अर्ध शुष्क, यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लगभग
25 से 50 सेंटीमीटर तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। यानी ये क्षेत्र कौन से होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं। एरिया आपको बता दिया गया, जैसे सौराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया। जो सबसे ज़्यादा एरिया है डिजर्ट सॉइल का कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। और इट लैक्स इन मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पर आप जानते हैं कि शुष्क है तो यहाँ पर नमी तो होगी नहीं, तो मॉइस्चर कंटेंट की कमी होती है। और साथ ही साथ ह्यूमस कंटेंट इज लेस, यानी सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो क्या हैं, इसमें कम होते हैं। कुछ जैसे नाइट्रेट्स, जो नाइट्रेट्स ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज रिच इन आयरन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट इज नियरली एडिक्वेट, रिच इन लाइम एंड बेसिस, यानी जो क्षारीय तत्व है और जो चूना पत्थर है इसमें क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या याद रखनी है, आपके डिजर्ट सॉइल के बारे में याद रखनी है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में तो वेस्टर्न राजस्थान हो गया, कच्छ का रण हो गया, और कुछ सदर्न हरियाणा का पार्ट हो गया, कुछ सदर्न पंजाब का भी पार्ट जो है कि भाग पार्ट में जो आपका मरुस्थलीय मृदा है वो पाई जाती है, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा कॉमन सी बात है, आपको पता है कि किस रीजन में पाया जाता है। आगे बात किया जाए तो एक सॉइल आपका है जो है लास्ट सॉइल है पीट या दलदली मृदा। तो पीट या दलदली मृदा का निर्माण वहां पर होता है जहां पर कोई ऐसा एरिया जहां पर जो है थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर जल भरा हुआ है लेकिन इस जल के निकलने का रास्ता नहीं है। तो जब जल यहाँ पर काफी दिनों तक भरा रहता है तो उसी क्षेत्र में क्या होता है, दलदली मृदा का निर्माण होता है। इसमें जो है अब जल थोड़ा सा रहता है तो जल वेपराइज्ड होकर यानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, इसलिए इस मृदा में जो साल्ट का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, साल्टी होता है, यानी लवणीय मृदा होती है, नमक की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये ऐसे रीजन होंगे जहाँ पर जो है जल क्या होगा, रुका हुआ होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने डेल्टा रीजन है वहां पर ये मृदा पाई जाएगी। अब केरला का अलेप्पी क्षेत्र हो गया, ठीक है। आपका जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में कुछ झील है वहां पे पाई जाती हैं। तो ये रीजन है जो है केरला में जो झीलें होती है उसको बोलते हैं कयाल्स, यानी जो लगून्स होती हैं उसको बोलते हैं कयाल्स, उस रीजन में पाई जाती है। यानी जो कोस्टल यानी समुद्री क्षेत्र होता है वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये रहा टोटल 8 जो है मृदा, मृदा के बारे में, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किस मृदा में कंटेंट ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है, यही सब बातें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी कि इसका कंटेंट ज्यादा है, किसका कहीं कम है, कौन कौन से जो है एरियाज में ये पाए जाते हैं। आगे अगर बात किया जाए कि जो है भारत में मृदा की समस्या क्या है, तो भारत में मृदा की 3-4 समस्या है। जैसे पहली जो सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है वो है सॉइल इरोजन की, यानी मृदा का क्या हो रहा है, लगातार अपरदन हो रहा है कई कारणों से, कहीं से हवा के कारण, कहीं से जल के कारण। जैसे आप देखेंगे कि हिमालय रीजन में, तो हिमालय रीजन में लगातार नदियां अपने जो है रनिंग स्टेज में जब होती हैं तो वो क्या करती हैं, जिस एरिया पे चलती हैं वहाँ की चट्टानों को काटती रहती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भारी मृदा अपरदन होता है। चंबल रीजन में देखेंगे कि चंबल पूरा बीहड़ हुआ है, तो किसके कारण हुआ है, जो वहाँ पर कौन सी चंबल रिवर के कारण हुआ है। जो चंबल रिवर प्रवाहित होती है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि चंबल में बहुत बड़े बड़े क्या बन गए हैं, जो है रेवाइंस बन गए हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए तो जो प्रॉब्लम है इंडिया की मृदा की, वो पहला हो गया इरोजन की प्रॉब्लम है, अपरदन की। दूसरा है कि यहाँ की जो मृदा है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम है, यानी जो उर्वरता शक्ति है भारतीय मृदा की बहुत कम है। जैसे रेड सॉइल बात कर लिया जाए, लेटराइट सॉइल की बात कर लिया जाए, या जो अदर सॉइल है उनको उनमें जो है जो ह्यूमस के कंटेंट है वो बहुत कम होते हैं, जिसके कारण जो उसकी क्वालिटी होती है थोड़ा सा खराब होती है। डिजर्टिफिकेशन लगातार हो, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का मतलब है मरुस्थल का बढ़ना, यानी जो वेस्टर्न राजस्थान में मरुस्थल है वो लगातार ईस्टर्न की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कारण क्या है, हवाएं लगातार यहाँ से जो धूल है उसको उड़ाकर दूसरे एरियाज में डिपोजिट करती हैं, तो वो एरिया पूरा का पूरा कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लगातार जो है जो स्वस्थ मृदा है तो वहाँ पर जल भरा की स्थिति रहती है, यानी जल हमेशा भरा रहता है, तो मृदा क्या हो जाती है, बाद में खराब हो जाती है, ठीक है। वेस्ट लैंड की प्रॉब्लम, बहुत सारे एरिया हैं जिसको हम जो है बंजर रूप में पड़े हुए हैं, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सॉइल का, लगातार उससे हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो है अल्पकालीन
जो है प्रभाव तो हमें देखने को मिलेगा है कि हम इसका जो है क्या कर सकते हैं कि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में हमारे लिए काफ़ी क्या होता है, ये नुकसानदायक होता है। लगातार हम पेस्टिसाइड यानी केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो कीड़ों को मारने की दवा आती है, और इसी कारण से आप देखेंगे कि पंजाब में कैंसर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर लगातार पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, लगातार सिंचाई का प्रयोग करा, हरित क्रांति वहाँ पर आई, तो उसका जो ड्रॉबैक रहा है वो ज़्यादा रीजन किस रीजन में रहा है, आपके जो है पंजाब वाले रीजन में रहा है। तो ये सारी क्या है, आपकी मृदा की इंडिया में प्रॉब्लम को बताया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो